गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डे 8। सो आज हम लोग ये कवर करने वाले हैं जिसमें हम कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ डायनेमिक वेब पेजेस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि डायनेमिक वेब पेजेस का मतलब क्या होता है। सो डायनेमिक का सिंपल मतलब होता है कि हम डेटा चेंज करके देख पाएँ, कोई चीज़ डमी नहीं होती, राइट। लाइक हमने स्टूडेंट ए की रो पे क्लिक किया तो स्टूडेंट ए दिखेगा, स्टूडेंट बी की रो पे क्लिक किया तो स्टूडेंट बी दिखेगा। तो इतना क्लियर हो गया कि डायनेमिक का मतलब क्या होता है। डायनेमिक मतलब अलग अलग, ठीक है, सेम नहीं, अलग अलग होता है इसका। सो डायनेमिक वेब पेजेस को हम इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे डायनेमिक वेब पेजेस दिखेंगे, यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे डायनेमिक कंटेंट दिखेंगे, यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे मैपिंग यूआरएल दिखेगी। तो ये काइंड ऑफ डायनेमिक वेब पेजेस से आप कनेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे तो एक सिंगल पीडीएफ है जिसमें हमने पार्ट्स हो रखे हैं और वो हम देख रहे हैं। बट जब हम जेंगो की बात करते हैं या फिर जब हम किसी वेब पेज की बात करते हैं तब हम वहाँ पे देखते हैं कि मल्टीपल पेजेस क्लिक करने पे जो है रेंडर हो रहे हैं, है ना। जिस पे हम क्लिक करते हैं तो वो डेटा हमें दिखता है। लाइक हमने स्टूडेंट टेबल पे क्लिक किया तो हमें स्टूडेंट डेटा दिखेगा, हमने अगर टीचर टेबल पे क्लिक किया तो हमें टीचर डेटा दिखेगा। सो बेसिकली डायनेमिक वेब पेजेस का यूज़ इसलिए होता है, ठीक है। सो बेसिक्स ऑफ वेब पेजेस का फर्स्ट पॉइंट क्या होगा। डायनेमिक वेब पेजेस आर पेजेस दैट कैन चेंज द कंटेंट बेस्ड ऑन यूजर इंटरफेस और देयर वेरिएबल्स। तो ये चीज़ क्लियर है। Unlike static web pages, which are fixed and display the same content to every user. ओके, लाइक हमें जो आउटपुट है, जो हमारा लेआउट है वो बिल्कुल सेम होगा बट उसमें कंटेंट डिफरेंट होगा। जैसे कि इंस्टाग्राम की मैं एग्जांपल लेती हूँ तो इंस्टाग्राम जो है लेआउट तो उसका सेम ही दिखता है हमें, जहाँ इंस्टाग्राम का लोगो सारे लोगों को सेम दिखता है। जो उसमें यूज़र का प्रोफाइल डेटा है वो हमें उसका जो नेम लिखने का तरीका है या फिर एड्रेस लिखने का तरीका या फिर फ़ोटोज़ शो होने का तरीका है वो तो सभी लोगों के में सेम ही दिखता है, लेकिन फ़ोटोज़ सबको अलग दिखती है, सबको नाम अलग दिखता है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो इसके आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि क्या लिखा है। डायनेमिक वेब पेजेस कैन डिस्प्ले डिफरेंट कंटेंट टू डिफरेंट यूज़र और डिफरेंट टाइम, ठीक है। सो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कंटेंट डिफरेंट यूज़र को दिखता है। तो इस तरीके की चीज़ें, अगर इस तरीके के ऑपरेशंस अगर हमें करने हैं तो हम उसे हम डायनेमिक वेब पेजेस के अंदर कनेक्ट करेंगे। उसका मतलब ये है कि वहाँ पे डायनेमिक वेब पेजेस क्रिएट हुए हैं और हम जो है जिंजा टेम्पलेट की हेल्प से या फिर डायनेमिक वे से जिस तरीके से डेटा दिखाते हैं हम अलग अलग लैंग्वेजेस में, उस तरीके से हम वहाँ पे डेटा दिखा रहे हैं। जिस भी लैंग्वेज में जो है वो ऐप बनी हुई है उसमें ये जो प्रॉपर्टी है या फिर ये जो फंक्शन है या फिर ये जो मेथड है वो यहाँ पे यूज़ हुई है, ठीक है। सो ये आप लोगों को डेफिनेशन याद करना है बहुत अच्छे से। सो नेक्स्ट पॉइंट में ये देखती हूँ कि नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है। इन जेंगो डायनेमिक वेब पेजेस आर क्रिएटेड यूजिंग टेम्पलेट्स। तो अगर हमें जेंगो में क्रिएट करना है तो हम टेम्पलेट्स का यूज़ करेंगे, विच आर HTML फाइल दैट कैन इंक्लूड प्लेस होल्डर फॉर डायनेमिक कंटेंट। ओके, सो हम जो है HTML पेजेस बनाते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब HTML पेजेस के अंदर जो है प्लेस होल्डर्स होते हैं और वहाँ पे हम लोग डायनेमिक कंटेंट पास करते हैं। तो अब किस तरीके से पास करते हैं ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम डबल कर्ली ब्रेसेस से हम लोग डायनेमिक जो कंटेंट है वो प्लेस करते हैं, प्लेस होल्डर पे प्लेस करते हैं, ओके, अपने HTML पेज के अंदर। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये। These placeholder are filled with the data from the server before the pages is sent to the client server. ओके, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि हम जैसे ही प्लेस होल्डर रखते हैं वो सर्वर पे URL हिट होने से पहले हमें डेटा प्लेस करके दे देता है, जिससे कि टाइमिंग भी कम लगती है। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, डायनेमिक कंटेंट। तो डायनेमिक कंटेंट भी बिल्कुल डायनेमिक वेब पेजेस की तरह ही है, इसके अंदर ही सब ब्रांचेस हैं। डायनेमिक पेजेस के सब ब्रांचेस ये चीज़ें हैं। तो फर्स्ट क्या होगा इसका टॉपिक, डायनेमिक कंटेंट। सो डायनेमिक कंटेंट इन अ जेंगो इज टिपिकली जनरेटेड यूजिंग द जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज, DTL बोलते हैं इसे, ओके। DTL अलाउ यू टू इम्बेल
पाइथन लाइक कोड इन योर HTML टेम्पलेट इन अ डायनेमिक जनरेटेड कंटेंट। सो इसके लिए हम जो है फॉर लूप चलाते हैं, इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं, किसके अंदर, अपने HTML के अंदर। सो हमें जेंगो ये अलाउ करता है विद द हेल्प ऑफ DTL। ओके, तो अभी DTL का क्या मतलब होता है, ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट लाइन क्या है, डायनेमिक कंटेंट कैन बी जनरेटेड यूजिंग जेंगो व्यूज, ओके, which are Python function that process request and return response. Views can query databases, interact with the other web services or perform other tasks to generate dynamic content। ठीक है, सो ये चीज़ को पढ़ के हमें अच्छे से पता चल जाता है कि डायनेमिक कंटेंट होता क्या है, बेसिकली हम किस तरीके से यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, हमें ये पॉइंट्स क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पे हम ये देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मैपिंग URL टू व्यू। तो जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया हुआ है, कि जब हम कोई URL हिट करते हैं तो किस तरीके से बैकग्राउंड में प्रोसेस होता है, वो चीज़ें वहाँ पे क्लियर होने वाली है। ठीक है, सो फर्स्ट सेटिंग्स.py में जाता है मिडिल वेयर में, सेकंड जो है views.py में जाता है, थर्ड जो है views.py, सेकंड जो है urls.py में जाता है, थर्ड views.py में जाता है, आफ्टर दैट models.py में जाता है अगर हमने किसी मॉडल का यूज़ किया है तो, एंड वो डेटा गेट करता है, वापस से views.py में लेके आता है। views.py में हम लोग जो है किसी टेम्पलेट को एसोसिएट करते हैं या फिर किसी टेम्पलेट को रेंडर करते हैं और वो उस टेम्पलेट में जाते हैं और फॉर्मल तरीके से डेटा वहाँ पे व्यू होता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन फ्लो भी मैंने लिख रखा है, तो वो हम अच्छे से देखेंगे। ओके, तो अब मैं यहाँ पे देखती हूँ मैपिंग URL में क्या लिखा है। मैपिंग URLs टू व्यू, URL mapping in Django is done using the urls.py। okay, so that file name is important, तो ये चीज़ आप ध्यान पे रखना। फाइल इन ईच ऐप, सो अगर 10 ऐप्स होंगे तो 10 ऐप का 10 URL भी बनेगा और सारे के सारे URL मेन प्रोजेक्ट से लिंक होंगे। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। दिस फाइल कंटेन अ लिस्ट ऑफ URL पैटर्न एंड देयर करस्पॉन्डिंग व्यू फंक्शन। ओके, सो ये हो गई चीज़ें बहुत क्लियर कि व्यू URL से views.py में जाता कैसे है, क्योंकि हम urls.py में किसी एक व्यू को हर एक व्यू एंड पॉइंट के लिए जो है एसोसिएट कर देते हैं और वो होता है करस्पॉन्डिंग होता है उस उस URL या फिर उस एंड पॉइंट के। ओके, सो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, ईच URL पैटर्न इज डिफाइंड यूजिंग अ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड it is associated with a specific view function when a request is made to URL. Okay, Django maps the URL to the pattern in the urls.py file and call the corresponding view function to generate the response. ओके, सो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूँ तो सबसे पहले जो है Django, ये वाली पॉइंट को ये वाले टॉपिक पे नहीं मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले Django urls.py में जो पैटर्न है उसको मैच करता है और उसके करस्पॉन्डिंग व्यू पे वो रिडायरेक्ट हो जाता है। सो करस्पॉन्डिंग व्यू जो है इस केस में डेटा व्यू का क्या होगा, डेटा व्यू नाम का हमने एक फंक्शन बना रखा है, तो वहाँ पे चला जाएगा और वहाँ से आगे के प्रोसेस होंगे। ओके, सो इस पॉइंट का मतलब ये है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पे, रिक्वेस्ट प्रोसेस बाय Django। तो किस तरीके से प्रोसेस होता है हम यहाँ पे इसमें उस चीज़ के बारे में देखते हैं। ओके, सो व्हेन द रिक्वेस्ट इज मेड टू अ Django वेब एप्लीकेशन, Django फॉलो अ predefined process to handle the request and generate a response. Okay, and next point is the request pass through middleware, जो चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पे मेंशन की हुई है, which can modify and interrupt the request before the reaching the view function. So view function के पहले यहाँ पे वो इंटरप्ट कर सकता है या फिर मॉडिफाई कर सकता है मिडलवेयर में। ओके, हम मिडलवेयर की हेल्प से जो है बिहेवियर चेंज कर सकते हैं या फिर और वेरीफाई कर सकते हैं।
कि रिक्वेस्ट जो है वो करेक्ट है या नहीं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज the URL dispatcher then match the request to a view function based on the requested URL। ओके, तो जैसे ही URL हिट होगा वैसे ही हम उसके उसके एसोसिएटेड फंक्शन पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। The view function process the request typically by query a database or performing some other actions to generate the response। तो जो भी लॉजिक्स हमारे होंगे वो व्यूज़ के अंदर ही होंगे और व्यूज़ में वो चीज़ें लिखी होंगी, वो चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। अगर उसे डेटाबेस में जाना होगा या फिर models.py से डेटा लेना होगा तो वो वहाँ के टेबल से डेटा गेट करेगा और वो रिस्पॉन्स हमको views.py में मिलेंगे, ठीक है। द लास्ट पॉइंट इज फाइनली द रिस्पॉन्स इज सेंड बैक टू द क्लाइंट्स ब्राउज़र। सो क्लाइंट्स ब्राउज़र में दिखाने के लिए हम एक HTML पेज बनाते हैं, ठीक है, और उस पेज में हम जो है जिंजा टेम्पलेट का यूज़ करते हैं। डबल कर्ली ब्रेसेस की हेल्प से हम लोग जो है वहाँ पे डायनेमिक डेटा शो कर सकते हैं। ओके, सो ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए आपका। एंड द लास्ट पॉइंट इज एन ओवरव्यू ऑफ द settings.py इन Django। द सेटिंग यहाँ पे हम सेटिंग्स के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें और पढ़ेंगे, वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट यहाँ पे फिर से मैं आप लोगों को बताती हूँ। द सेटिंग्स फाइल इन Django contains configuration settings for the Django project। These settings include database configuration, static files configuration, middleware settings and more। ओके, तो ये चीज़ें मैंने फर्स्ट डे पे भी कवर की थी कि सारी तरीके की सेटिंग्स हम जो है settings.py में लिखते हैं। द सेटिंग्स फाइल इज़ यूज्ड टू कस्टमाइज द बिहेवियर ऑफ Django प्रोजेक्ट एंड टू स्टोर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज सीक्रेट की एंड डेटाबेस पासवर्ड्स। ओके, सो ये चीज़ें इनिशियली हम settings.py में लिखते हैं, बट जब हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं और जब हम प्रोडक्शन रेडी एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम ये चीज़ें settings.py में नहीं लिखते हैं। उसके लिए कुछ अलग प्रोसेस होते हैं जो मैं आप लोगों को एंड ऑफ द डे बताऊंगी, और अगर आप Django की एडवांस कोर्स करोगे तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी और वो चीज़ें पता चलेंगी कि एग्जैक्टली हम क्या चीज़ें फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड क्या फॉलो करते हैं जब हम प्रोडक्शन रेडी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो ओके, एंड माई लास्ट पॉइंट इज प्रिटी एरर हैंडलिंग। सो एरर पेजेस का क्या मतलब होता है? एरर पेजेस का ये मतलब होता है कुछ स्टेटस होते हैं जिसकी हेल्प से हमको पता चलता है कि ये स्टेटस अगर आया तो एरर है, ये स्टेटस अगर आया तो सक्सेसफुली जो हमारा रिक्वेस्ट है वो एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। सो इसके बारे में पर्टिकुलर हम एक क्लास लेंगे और जिसमें हम जो है स्टेटस के बारे में जानेंगे, ठीक है। Django provide a inbuilt mechanism for customize error page such as 404 page not found and 500 for server error page। Okay, you can create custom templates for these error pages and configure Django to use them by defining handler 404 और handler 500 view in your urls.py। तो हम जो है कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, Django खुद भी बना के देता है। इसके बारे में हम और भी आगे इन डेप्थ में जा सकते हैं। हम बहुत तरीके की जो है स्टेटस को हैंडल कर सकते हैं कस्टमाइज व्यू बनाकर कि भाई अगर 404 स्टेटस आता है तो ये वाली व्यू पे रिडायरेक्ट हो जाना। इस तरीके से handler.404 का यूज़ करके हम 404 एरर को हैंडल कर सकते हैं एंड हैंडलर 500 को यूज़ करके हम 500 इंटरनल एरर को हैंडल कर सकते हैं, सर्वर एरर को हम हैंडल कर सकते हैं। ओके, सो इस टॉपिक में ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। तो सबसे मेन जो टॉपिक का नेम है वो है बेसिक्स ऑफ डायनेमिक वेब पेजेस। उसके अंदर हमने ये कुछ पॉइंट्स पढ़ी हैं, तो ये चीज़ आप वापस से रिवाइज करना, ठीक है। मैंने ये चीज़ें गिट पे भी पुश कर रखी हैं, वापस से इस वीडियो को देखना और कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करना या फिर आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू। हम जो है कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।